Good morning student. Today we are going to teach 7th standard lesson number 1, when, where and how. It means that in a last year you also teach or you also read about the history, what is a prehistory, what is a history, and at that time we also study about why we have to be study about the history. After that where the took place are there and what is kind and how we are the study the history. यानी हम लोगों ने लास्ट ईयर में देखा था कि हिस्ट्री जब हम लोगों को पढ़नी है तो हिस्ट्री कौन से पार्ट में डिवाइड हुई है, फिर उसको क्यों पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस थिंग्स को यूज करके हम लोगों को हिस्ट्री की स्टडी करनी है. सो फॉर दैट पर्पजेस इन दैट स्टैंडर्ड वी हैव टू बी कंटिन्यूटी टू टेक अ कंटिन्यूटी ऑफ द हिस्ट्री. यानी हम लोगों को 7th स्टैंडर्ड में भी जो हिस्ट्री हम लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ी है उसी के अनुसार ही हम लोगों को 7th स्टैंडर्ड में भी किस तरीके से यानी किस जगह पर हिस्ट्री हुई है, कहाँ पे हुई है, और उसकी स्टडी हम लोग यानी हाउ वी हैव टू बी study about the medieval period. This kind of the study we have to be start from the 7th standard. So here is given that the continuity and change. In a class 6 we learn about the ancient period. This year we will study about the India in the medieval period, which will be a very different from what we studied last year. Now what was given that in a last year, just I told you in a last year we will study about the history, but in a last year we will study about the only ancient period. Which kind of study we have to be studied in the last year? We have to be study only in a ancient period. That is a ancient period. But now in a 7th standard we will study about the medieval period. Okay, after that what was given here, which will be a very different form that we studied last year. It means that the ancient period and the medieval period, this is a different form of the history. This is not connected, this is a totally different form of the history. In a 6th standard we study the ancient period and in a 7th standard we will study the medieval period. यानी हम लोगों ने जो 6th standard में हिस्ट्री जो पढ़ी थी वो कौन सी थी? एंशियंट. एंशियंट इट मीन्स दैट द प्राचीन पीरियड के जो कुछ भी इतिहास था, प्राचीन इतिहास, वो हम लोगों ने पढ़ा था. और हम लोगों को 7th स्टैंडर्ड में अभी मेडिएवल यानी मध्ययुगीन जो इतिहास है वो हम लोगों को पढ़ना है. Now what was given that we shall cover a period from 700 CE to the 1800 CE, a period of about 1800 years. 1100 years. It means that in a last year we will study how the years are calculated. Just like a CE it means that the common era, BC it means that the before common era. But how we calculate this year? For that purposes we have to taking up one year line. यानी हम लोगों को जब year calculate करने की कौन सा भी इवेंट हिस्ट्री में हुआ कौन सा भी इवेंट है वो कौन से साल में कब हुआ है, अगर ये हमको कैलकुलेट करना है तो हम लोगों ने ईयर लाइंस देखे थे. दिस ईयर लाइन इज स्टार्टेड फ्रॉम द 1st century, दैट इज नोन एज द बर्थ ऑफ अ जेजिस क्रिस्ट. यानी जो 1st century है वहाँ पे किसका जन्म हुआ था, किसका बर्थ हुआ था? जेजिस क्रिस्ट. ओके, सो वॉट एवर इवेंट और वॉट एवर इवेंट हैपन इन द birth of a जेजिस क्रिस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ द जेजिस क्रिस्ट, दैट इज नोन एज अ BC. यानी कोई भी हिस्ट्री का इवेंट अगर जेजिस क्रिस्ट के जन्म के पहले हुआ है तो वो हिस्ट्री कौन से नाम से जानी जाती है? BC. इट मीन्स दैट द बिफोर कॉमन ईरा. दैट्स व्हाई व्हेनेवर वी हैव टू बी राइट 500 BCE और द 1500 BC, यानी ये जब आप लोग 500 BCE लिखते हो तो यानी वो कौन से ईयर्स में हुई है? जब जेजिस क्रिस्ट का बर्थ हुआ था उसके पहले वाले, उसके बाद उसके पहले उनके पहले वाले जितने भी ईयर्स थे उसमें जब हिस्ट्री हुई थी तब हम लोग उसको BC ऐसे लिखते. आफ्टर दैट हाउ टू वी कैलकुलेट द आफ्टर द हिस्ट्री ऑफ जेजिस क्रिस्ट, यानी बर्थ ऑफ जेजिस क्रिस्ट के बाद में होने वाली जो हिस्ट्री वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? यानी इनका बर्थ होने के बाद जो कुछ भी हिस्ट्री होती है वो भी एज अ हम लोग 500 या फिर 1500 या फिर 2000 ऐसे लेते हैं. बट एट दैट टाइम वी हैव टू बी कैलकुलेट और वी हैव टू बी नोन एज अ CE. इट मीन्स दैट द कॉमन इरा. इट मीन्स
any history happen after the birth of the Judges script that is written in a CE, it means that the common era, यानी जो कोई भी हिस्ट्री बर्थ ऑफ जजेस क्रिस्ट के बाद में अगर हो गई है तो फिर उसको हम लोग CE में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है हम लोगों को, जो कुछ भी मेडिएवल के बारे में स्टडी करनी है, दिस मेडिएवल पीरियड वी हैव टू बी स्टडीड नाउ दिस 7th standard. So here is given a period of a medieval period. This is start from the 700 century CE, sorry, common era to 1800 CE. ठीक है, अब 7000 अगर हम लोग लेते, 700 अगर लेते तो 500 में यहाँ पे 67, यानी ये 700 CE से लेकर 1800, यानी 700 CE कॉमन इरा से लेकर 1800 कॉमन इरा तक मेडिएवल पीरियड इवेंट टुक हुआ था। सो इफ वी कैलकुलेट दिस पीरियड इज टोटल ऑफ 1100 ईयर्स। इट मीन्स दैट ये जो मेडिएवल पीरियड की हिस्ट्री है वो कितने ईयर्स तक चली थी, टोटल 1100 ईयर्स तक चली थी, ठीक है। देन आफ्टर वी विल रीड अबाउट न्यू पीपल, न्यू कल्चर्स एंड द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम। इट मीन्स दैट नाउ इन दिस लेसन और द स्टार्टिंग फ्रॉम द 7th स्टैंडर्ड हिस्ट्री, व्हाट वी हैव टू बी लर्न इन दिस स्टैंडर्ड, वी हैव टू बी लर्न अ मेडिएवल पीरियड, बट इन दैट मेडिएवल पीरियड व्हाट काइंड ऑफ द थिंग्स वी हैव टू बी लर्न, वी हैव टू बी टीच और वी हैव टू बी टॉट इन दिस लेसन some kind of the new different people or some kind of the their new cultures or some kind of the their political system। यानी इस मेडिएवल पीरियड में यानी मध्ययुगीन इतिहास में हम लोगों को क्या सीखना है कि कौन से लोग हमारे इंडिया कंट्री में आए थे, उन्होंने अपने साथ कौन से न्यू कल्चर्स यहाँ पे डेवलप किए हैं, या फिर उनकी पॉलिटिकल सिस्टम कैसी है, या फिर कौन से रिलीजन्स हमारे यहाँ पे न्यूली स्टार्ट हुए थे। दिस काइंड ऑफ द लॉट्स ऑफ हिस्ट्री वी विल स्टडी इन दैट लेसन और इन दैट होल ईयर 7th स्टैंडर्ड हिस्ट्री। सो हियर इज गिवन दैट during the medieval period different groups of people came to India and brought with them a different cultures. We have already read that in ancient period India had a trade relation with the Arabia and the Arabs come from India as a trader. Now here is given that during the medieval period यानी इस मध्ययुगीन इतिहास में, यानी मध्ययुगीन पीरियड जो कुछ भी था हमारा इतिहास, उस पीरियड में हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिफरेंट ग्रुप्स पीपल आए थे। पीपल्स के जो ग्रुप डिफरेंट ग्रुप्स हमारे यहाँ पे आए थे इंडिया में, और उन्होंने उनके खुद के साथ उनके कल्चर्स भी साथ में लेके आए थे, यानी उनकी खुद की जो संस्कृति थी, कल्चर इट मीन्स दैट द संस्कृति, वो भी अपने साथ लेके आए थे। एंड फॉर दैट स्टडी दिस वी सी दैट इन अ एंशिएंट पीरियड, यानी हम लोगों ने पिछले साल में जो कुछ भी हिस्ट्री पढ़ी थी उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि एंशिएंट पीरियड में यानी प्राचीन इतिहास में इंडिया के जो कुछ भी ट्रेड रिलेशन थे, ट्रेड यानी व्यापार के जो रिलेशन होते थे वो किन के साथ थे, अरेबिया और अरब्स के साथ थे, ठीक है। तो उनके साथ रिलेशन थे, तो वो कैसे थे, एज अ ट्रेडर्स इट मीन्स दैट द व्यापारी के जैसे उनके रिलेशंस थे। सो हियर इज गिवन दैट फ्रॉम 1000 CE ऑनवर्ड्स देयर वेयर टर्किश इन्वेंशन इन इंडिया। इट मीन्स दैट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द 1000 CE, स्टार्टिंग ऑफ द 1000 कॉमन ईरा, देयर वाज अ टर्किश इन्वेंशन इन इंडिया, यानी कुछ टर्किश इन्वेंशन हमारी इंडिया कंट्री में स्टार्टेड हुआ था। The invaders brought with them a new religion, Islam, which became an integral part of India's cultural heritage by the 12th century CE. Now here is given that the person who came in India, which is known as a Turkish or the Arabia or the Arabs, they have to be started a one new religion. Which religion? They started a Islam religion by the Turkish. Okay, now whenever they started the Islam religion, at that time this Islam religion will be a integral part of the Indian heritage। यानी ये जो कुछ भी इस्लाम रिलीजन हमारे यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये हमारे इंडिया कंट्री के जो इंडियन हेरिटेज है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज ऑफ इन अवर इंडिया कंट्री सो मेनी हेरिटेज, दे हैव टू बी मेड बाय द मुगल एम्पायर, दे हैव टू बी मेड बाय different kinds of the Islam religion architecture styles are there. So it is a very
integral part of, it is a very important integral part of our heritage. After here is given that with the passage of time, the integration of different cultures made a significant impact on our country. After here is given that the with the passage of time, with the passage of time यानी जैसे जैसे टाइम जाता चला गया, बीतता चला गया, वैसे वैसे हमारे यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स तैयार होते गए, एंड दैट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन आवर कंट्री. इसका जो एक इम्पैक्ट था हमारी कंट्री में, वो बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया कंट्री में उसका इम्पैक्ट हुआ था. बिकॉज ऑफ इन आवर इंडिया कंट्री ओनली नॉट ओनली अ वन इस्लाम रिलीजन विल बी स्टार्टेड, बट इन आवर इंडिया country so many religions started, so many different cultures are started, and because of that cultural, because of that religion, we have to see a different kinds of the architecture, different kinds of the tradition, custom, and different kinds of all things are come in our India country. यानी हमारे इंडिया कंट्री में जैसे ही किंग्स आते थे या फिर जो कुछ भी अलग अलग रिलीजन्स हमारे यहाँ पे हुए हैं, संत लोग हुए हैं, उनके जो कल्चर्स थे, ट्रेडिशन थे, ये सब हमारे इंडिया कंट्री में सेटल होने के बाद उनके वजह से हमारे इंडिया कंट्री में ऐसे बहुत सी चीज़ें तैयार हुई थी जो आज भी हमारे इंडिया कंट्री के कुछ पोर्शन में या फिर जैसे हेरिटेज है या फिर कल्चरल्स है, ट्रेडिशन में, उसमें वो आज भी इम्पैक्ट करते हैं. After that, the medieval period was marked by a long struggle between a number of powers, the Palas, the Pratiharas, and the Rashtrakutas, to control North India. Now here is given that a medieval period was marked by a long struggle between the number of power. यानी medieval period में जो powers थे, जो kings लोग थे, जो dynasty हमारे यहाँ पे थी, they have to be a very become powerful dynasties are there, but at that time they struggle between themselves. यानी ये तीनों भी लोग जो थे, पालास है या फिर प्रतिहारास है, राष्ट्रकूटास है, ये हमेशा एक दूसरे के साथ उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चलता था. क्यों? ताकि उनको इंडिया का बहुत ज़्यादा पावरफुल एक डायनेस्टी उनकी खुद की तैयार करनी थी, इसलिए. देन व्हाई दे हैव टू बी अ स्ट्रगल एवरी टाइम, बिकॉज ऑफ दे हैव टू बी कंट्रोल ओवर द नॉर्थ इंडिया. यानी उनको नॉर्थ इंडिया को सभी लोगों को कैप्चर करना था, सभी लोगों को कवर करना था, इसलिए हमेशा उन तीनों के बीच में हमेशा स्ट्रगल चलता रहता था. Our focus will not remain limited to North India alone. We will also travel down south to understand the processes of political and economic development of the region. Now here is given that in that medieval period, we will not only look out northern India, we also study about the southern part of our India country. यानी इस medieval period में हम लोगों को इंडिया कंट्री का सिर्फ नॉर्थन पार्ट ही स्टडी करना है क्या? नहीं, जबकि हम लोगों को इस medieval period में साउथर्न इंडिया के बारे में भी स्टडी करना है, क्योंकि साउथर्न इंडिया में भी मेडिवल पीरियड में ऐसे बहुत सारे चेंजेस हुए थे. यानी वहाँ पे कुछ प्रोसेस चालू हुई थी, पॉलिटिकल प्रोसेस है या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पे चालू हुआ था. विद द रीजन वाइज दे हैव टू बी डेवलप देयर सेल्फ इन अ पॉलिटिकल ऑल्सो एंड इन द इकोनॉमिक ऑल्सो. सो वी विल रीड अबाउट द इम्पेरियल चोलाज हु सेंट ट्रेड मिशंस टू फार अवे countries, and in that lesson whenever we study about the South Indian portion with their political or the economical development, at that time one of the most important thing is that the one dynasty, that is the name of a Cholas, who they have to be started of trade with the foreign countries. Here is given that who sent trade missions to far away countries, यानी उसने उस डायनेस्टी के जितने भी पीपल्स या फिर किंग थे, जो अथॉरिटी थी, उसने हमारे यहाँ पे फार अवे कंट्री में यानी हमारे कंट्रीज के बहुत सारे ऐसे दूर दूर जगह पर हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, एंड ऑल्सो दे हैव टू बी स्टार्टेड विद द ट्रेडिंग विद द फॉरेन कंट्रीज. देन in the chapters to come, we will learn about the rise and the fall of two great dynasties, the Turks who established the Delhi Sultanate and the Mughals. Now here is given that Mughals who contribute immensely to the heritage of this land. Now from this chapter to the end of, we will study about a rise and a fall of two great dynasty. यानी हम लोगों को दो डायनेस्टी के बारे में स्टडी करनी है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो गई थी लिमिट टाइम में, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा नीचे भी यानी वो फॉल भी हो गई थी. तो दैट इज वन ऑफ देम इज दैट द टर्क्स हु इस्टेब्लिश द दिल्ली सुल्तनत. यानी जो पहली डायनेस्टी थी वो कौन सी थी? दिल्ली सुल्तनत, जो कि टर्क्स इन लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट की थी. और उसकी सेकंड जो डायनेस्टी है वो है मुगल्स डायनेस्टी, जिन्होंने हमारे यहाँ पे हेरिटेज में कंस्ट्रक्टेड करने के लिए बहुत ज़्यादा इमेंसली यानी इमेंसली इट मीन्स दैट दे हैव टू बी टेकिंग अ लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू बिल्ड अप अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द हेरिटेज इन अवर इंडिया कंट्री. सो आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो रीड
about the centralization administrative system introduced by a new rulers and the battle they fought with the kings and the petty chiefs, the grandeur of their rule and the splendor of their art and architecture will also form a part of our study. After that, whatever the dynasties started in our India country, at that time we only not only we have to study about their dynasty, but we will study about the some different kinds of the administrative system. यानी जो कुछ भी रूलर्स हमारे यहाँ पे आए थे, जिन्होंने खुद की डायनेस्टीज यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की थी, तो उनकी सिर्फ डायनेस्टी के बारे में ही हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, तो उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारे यहाँ पे स्टार्ट की थी उनके बारे में भी स्टडी करनी है। देन आफ्टर वो किस तरीके से बैटल्स करते थे लैंड को कैप्चर करने के लिए या फिर खुद के लैंड को, खुद की अथॉरिटी को स्प्रेड करने के लिए। देन आफ्टर उन्होंने जो कुछ भी रूल्स और रेगुलेशंस पीपल्स लोगों के लिए तैयार किए थे, या फिर उनका जो कुछ भी आर्ट और आर्किटेक्चर था वो किस तरीके से उन्होंने डेवलप किया था, लोगों को किस तरीके से आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में पता चला था, इन सभी के बारे में हम लोगों को इसमें सीखना है। ऑल्दो दिस पीरियड देयर वॉज अ फ्यूजन ऑफ न्यू एंड एग्जिटिंग ट्रेडिशन विच इज evident even today. Some of the food we eat, parathas, gulab jam, kebab, biryani, shahi tukda and the other delicious Mughlai food can be traced back to Central Asian influence. Now what was given that in this period, or it means that in a medieval period there was some fusion of a new and exiting ट्रेडिशन, यानी ये जो कुछ भी मेडिवल पीरियड है इसमें हम लोगों को एक फ्यूजन देखना है किसका, कि जो न्यू ट्रेडिशन या फिर जो न्यू डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं या फिर जो ट्रेडिशन एग्जिट हो रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर जो एक ट्रेडिशन यहाँ पे जो कुछ भी फ्यूजन हुआ था उससे ऐसे बहुत सारे थिंग्स हमारे यहाँ पे तैयार हुए। फॉर अ वन काइंड ऑफ द एविडेंट, इफ वी टेक एनी काइंड ऑफ द एविडेंट विच इज वी हैव टू बी लर्न और विच इज वी हैव टू बी सी इवन टुडे, यानी अगर इसमें से कोई एक एविडेंट अगर हम लोग लेते हैं, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, इट मीन्स सम ऑफ द फूड वी ईट, यानी आज भी कुछ फूड ऐसे है कि जो हम लोग ईट करते हैं यानी खाते हैं। स्पेशली वी नो दैट वी ऑल आर ईटिंग पराठास, हम लोग गुलाब जाम या फिर पराठास है, कबाब से, बिरयानी है, शाही टुकड़ा है, यानी ऐसे जो डिलीशियस फूड हम लोग आज भी इवन टुडे वी हैव टू बी ईट दिस काइंड ऑफ द फूड, बट दीज आर केम फ्रॉम दीज आर द मुगलाई फूड, इट मीन्स दैट दिस इज अ मुगलाइज डिश आर दे। ये जो कुछ भी डिशेज के मैंने अभी आपको नाम बताया कि जैसे कि गुलाब जाम है या फिर कबाब है, बिरयानी है, शाही टुकड़ा है, आप लोग जो डिफरेंट पराठा खाते हो, ये सभी चीज़ें कौन से डायनेस्टी से हम लोगों को मिली है, ये मुगल डायनेस्टी से मिली है, यानी ये मुगलाई फूड है, लेकिन आज भी हम लोग उसको हमारे खाने में यूज करते हैं। कैन देन आफ्टर द सलवार कमीज, कुर्ता पैजामा, जरदोजी एम्ब्रॉयडरी एंड कफन्स दैट वी वियर टुडे हैव बीन पास डाउन द एजेस। लैंडस्केप एंड गार्डनिंग एंड आर्किटेक्चर मास्टरपीसेस लाइक द ताजमहल, द रेड फोर्ट एंड द गोल घुमस आर द एग्जाम्पल ऑफ इंडो इस्लामिक इंटीग्रेशन। आफ्टर दैट हम लोगों ने अभी एक एग्जाम्पल देखा ईटिंग फूड का, कि जो आज भी हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद में जो कुछ भी कॉस्ट्यूम्स हम लोग पहनते हैं, ठीक है, आउटफिट्स, कॉस्ट्यूम इट मीन्स दैट द आउटफिट विच इज द ड्रेस वी हैव टू बी अ वियर। सो योर मम्मा और मम्मा योर सिस्टर दे हैव टू बी अ वियर अ सलवार कमीज, ओके। आफ्टर दैट योर फादर दे हैव टू बी वियर अ पायजामा, बंगाली पायजामाज आर देयर। आफ्टर दैट योर मदर ऑल्सो वियर अ कुर्ती पायजामा, ओके। देन आफ्टर योर मम्मी वियर अ जरदोरी एम्ब्रॉयडरी साड़ी। दिस काइंड ऑफ द थिंग्स दे ऑल्सो गिवन अ मुगलाइज, यानी ये जो कुछ भी ट्रेडिशन या फिर ये जो कुछ भी चीज़ें आउटफिट्स हम लोग पहनते हैं ये भी हम लोगों को कहाँ से मिला है, ये मुगल ट्रेडिशन से ही हमको मिला है। आफ्टर दैट सम इम्पोर्टेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑल्सो गिवन बाय द मुगल डायनेस्टी, यानी मुगल डायनेस्टी से हम लोगों को कुछ आर्ट यानी कला, आर्किटेक्चर यानी जो डिफरेंट हेरिटेज यानी एक ऐसे पैलेसेस या फिर मोनूमेंट्स हमारे यहाँ पे तैयार हुए वो भी मुगल एम्पायर से ही हम लोगों को मिले हैं। स्पेशली एग्जाम्पल इज गिवन दैट द ताजमहल एंड द रेड फोर्ट और द गोल घुमस। ये जो कुछ भी एक आर्किटेक्चर तैयार हुआ है, ताजमहल जो 7 वंडर में है, ये जो कुछ भी तैयार हुआ है, यहाँ पे जो स्किल यूज किया गया है वो मुगल स्किल है। स्पेशली दैट इज कॉल्ड द इंडो इस्लामिक इंटीग्रेशन, ओके। The birth of Urdu language is also a result of a intermingling of cultures. As we study these changes, we will also notice how some things continue as before. Now we know the one most probably use a
language, that is a Urdu language. These also came from the intermingling of a cultures. उर्दू लैंग्वेज जो कुछ भी हम लोग सुनते हैं या फिर हम लोगों को पता है, इनका उर्दू लैंग्वेज का बर्थ भी कैसे हुआ है, इंटरमिंगलिंग ऑफ अ कल्चरस, यानी इंटरमिंगलिंग यानी जो कुछ भी कल्चरस हमारे यहाँ पे थे डिफरेंट उनका मर्ज करके इंटरमिंगलिंग होकर ही हमारे यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज तैयार हुई है. सो दिस काइंड ऑफ द सो मेनी चेंजेस, दिस काइंड ऑफ द डिफरेंट थिंग्स वी विल स्टडी now. This is a medieval period. We will study the growth of trade and commerce during this period and the emergence of towns with specific function such as Hampi and the Muslipatanam. We will also trace important social trends including changes in the caste system, the movements of the people in the subcontinent and development in the tribal communities. Now in this medieval period, again one thing we have to be studied, that is a trade and commerce. Trade and commerce, it means that they have to be developed their trading with the different kinds, with the different ruler also, with the help of different rulers, and they also started the trading with the foreign countries. Then they have to be started some changes, just like a caste system, movements of the people, subcontinent. Then after development of the tribal communities, यानी जो कुछ भी कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ पे थी वो भी थोड़ी बहुत यहाँ पे चेंजेस हुई है, या फिर पीपल्स लोगों का मूवमेंट्स था, या फिर सबकंटिनेंट यानी डिफरेंट सबकंटिनेंट में जैसे जैसे मूव हुए थे. सबकंटिनेंट यानी इंडिया के जो सबकंटिनेंट है, इंडिया कंट्री के जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको हम लोग सबकंटिनेंट बोलते हैं इंडिया के. तो वहाँ से जो पीपल्स हमारे यहाँ पे मूव हुए थे और यहाँ पे जो डायनेस्टीज उन्होंने स्टार्ट की थी, देन आफ्टर ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ था, इट मीन्स दैट दिस थिंग्स ऑल्सो वी विल स्टडी फ्रॉम द ऑल्सो वी विल स्टडी इन द medieval period. Then after another one things we have to be studied, that is a religious development. Religious development, it means that some of the people who are a scholar, they start, so who are a scholar, philosophers are there, they have to be started their own movements or the own philosophy, just like a bhakti or the Sufism or the Sikhism. These kind of the different religious development also develop in our in a medieval period. Thus after that a number of kind of languages also started to speaking. For example, Gujarati, Marathi, Kannada, Bengali, Rajasthani, Oriya and Assamese develop in different region and the flourish. यानी different जहाँ पे जो स्टेट में जैसे जैसे जिस रीजन में डेवलप होता गया वहाँ पे वैसे लैंग्वेजेस भी डेवलप होती गई और वहाँ पे लोग वो कॉमनली लैंग्वेजेस यूज़ करने लगे थे. देन आफ्टर वी विल ऑल्सो स्टडी द हाउ द रीजनल किंगडम बिगैन टू फ्लरिश एज रूल्स asserted their independence and broke away from empires. अब हमारे यहाँ पे हम लोग इस मेडिवल पीरियड में और एक ज़्यादा क्या सीखने वाले हैं कि रीजनल किंगडम कैसे स्टार्ट हुआ था. रीजनल यानी जो कुछ भी एक मुगल एम्पायर, मान लो अगर मुगल एम्पायर है और उस मुगल एम्पायर में कोई एक रीजनल यानी प्रॉपर जिस जगह पर वो रहता है उसका अगर कोई किंग उसके साथ जुड़ गया है तो वो सेपरेट होकर ब्रोक होकर यानी उस मुगल एम्पायर से निकल कर उन्होंने खुद का एक एम्पायर भी वहाँ पे स्टार्ट किया है. तो वो कैसे स्टार्ट किया है, इट मीन्स दिस काइंड ऑफ द स्टडी, दिस काइंड ऑफ द हिस्ट्री also we will study. After that we will study also some kind of the travelers account. Travelers account, it means that the person who came from the foreign but they have to be visit our India country. They saw that the different kinds of the ruler, they taking a knowledge of how the peoples are living in India country, how they survive, how they have to be circulate their authority, or they have to be they have to be given a rules or regulation to the our peoples or the subject, and they will be when they have to be visited, they had seen this kind of the situation, and after that they return in a one book. So this kind of history also we will study. After that, now this lesson we will see that the changing name of the land. In a 6th standard we also study in a some portion the India getting a different name. हम लोगों ने 6th standard में भी, अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे इंडिया कंट्री के ऐसे बहुत सारे नेम हुए थे. वो क्यों हुए थे या फिर कौन से लोगों ने इंडिया कंट्री को ऐसे डिफरेंट नेम दिए थे. As we study the history of our land, we will notice that India was known by the different name during a different period of our history. As we know that our India country, so many peoples are came and they have to be started living here, they have to be started their dynasty, and as per their acknowledgement and as per their knowledge,
नॉलेज दे हैव टू बी गिवन अ डिफरेंट नेम विद द डिफरेंट पीरियड। यानी इंडिया कंट्री में जितने भी किंग्स लोग यहाँ पे आए थे डायनेस्टी स्टार्ट करने के लिए, आफ्टर दैट इन अ डिफरेंट पीरियड में डिफरेंट किंग्स यहाँ पे आए थे। सो उस पीरियड में हमारे इंडिया कंट्री को उन लोगों ने डिफरेंट नेम दिए हैं। द अर्ली संस्कृत टेक्स्ट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड कॉल द ट्रैक ऑफ द लैंड बिटवीन द विंध्यास एंड द हिमालयाज आर्यवर्ता और द लैंड ऑफ द आर्यंस। नाउ हियर इज गिवन दैट अगर हम लोग संस्कृत टेक्स्ट की अगर स्टडी करते हैं तो उसमें एक वैदिक पीरियड दिया है, ठीक है, वैदिक पीरियड दिया है। तो उस वैदिक पीरियड में हमारे इंडिया कंट्री को एक लैंड का पोर्शन उन्होंने कैप्चर किया है। दे स्टार्टेड फ्रॉम द बिटवीन द विंध्यास एंड द हिमालयस, यानी विंध्यास माउंटेन टू द हिमालयस माउंटेन, यानी विंध्या माउंटेन से लेकर हिमालय माउंटेन तक का जो कुछ भी पोर्शन है, इस पोर्शन को उन्होंने क्या नाम दिया है? आर्यवर्ता। आर्यवर्ता इट मीन्स द लैंड ऑफ द आर्यंस, यानी जो कुछ भी आर्यन पीपल दे हैव टू बी कम फर्स्ट टाइम इन इंडिया कंट्री, एट दैट टाइम दे हैव टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द विंध्यास टू द हिमालय, their dynasty or their different kinds of the territory. They started from Vindhya to the Himalayas. That's why they given a name of Aryavartas. Okay. Then during the era of Puranas, the subcontinent was called Bharatvarshanam. उसके बाद जो कुछ भी पुरान वाला इरा जब चालू हुआ था तब उन्होंने भारत को यानी इंडिया कंट्री को क्या नाम दिया था? भारतवर्षनम। एंड दिस टर्म वाज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश इन इट फ्रॉम अदर कंटिनेंट। और ये जो कुछ भी भारतवर्षम था ये भी नाम हमारे यहाँ पे डिफरेंट कंटिनेंट को, इट मीन्स डिफरेंट लैंड को भी हमारे यहाँ पे देना उन्होंने चालू किया था। With the coming of invaders from Central and West Asia, there was a change in the term used to describe the subcontinent. The Persian accounts of period refer to it as a Hind or Hindustan. अब with the coming of invaders, यानी जैसे जैसे invaders हमारे यहाँ पे इंडिया कंट्री में आते गए, स्पेशली द सेंट्रल एंड द वेस्ट एशिया, दे ऑल्सो चेंज देयर टर्म टू द सब कंटिनेंट। यानी इंडिया कंट्री के जो सब कंटिनेंट है उन्होंने उसको दिया हुआ जो नाम है या फिर उसका जो टर्म है उन्होंने फिर से वो चेंज किया। एट दैट टाइम दे हैव टू बी refer a one name Hind or a Hindustan. So what is a Hind or the Hindustan? Hind in a Persian is derived from the Indo-Aryan term Sindh and Stan means land. यानी ये जो हिंद नाम दिया है ये एक पर्शियन वर्ड्स है, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है? द लैंड ऑफ अ इंडो आर्यन, यानी जो आर्यंस लोग हमारे यहाँ पे आए थे, जो कुछ इंडियंस पीपल यहाँ पे रहते थे, दैट इज अ लैंड ऑफ अ इंडो आर्यन। सो दैट इज वाई दे हैव टू बी गिवन अ नेम ऑफ अ सिंध और द हिंद। एंड सिंध इट मीन्स दैट द स्थान अ लैंड। सिंध जो हमारे यहाँ की जो लैंड है उनको उन्होंने एक नाम दिया था सिंध, इट मीन्स दैट द लैंड। ओके। इन द 13th century CE, हिंदुस्तान डिनोटेड एरियाज अराउंड और बियॉन्ड द इंडस रिवर। आफ्टर दैट इन द 13th century CE, इट मीन्स दैट द 13th century ऑफ द कॉमन इरा, हिंदुस्तान नेम डिनोटेड areas around and beyond the Indus river. It means that the whatever portion of surrounded by the whatever portion in surrounding by the Indus river, they have to be given a one name, that is a Hindustan. The subsequent rulers in Sultan and the Mughal period refer to their realm as a Hindustan. Often it referred to a geographical region of northern India from the Himalayas to Deccan Plateau and from Punjab to Assam. After that, when the Sultanate or the Mughal period was started, at that time they also use this kind of the term, name term, that was the Hindustan. Okay, they not changes this kind of the name term are there, but at that time they divided this Hindustan in a geographical term. यानी हमारे यहाँ पे हम लोगों को पता है कि इंडिया कंट्री में the physical features are totally different. In some of the portion they have a desert, in some of the portion they have a Himalaya mountain. After that some of the portion they have a different kind of the passes or the coastal area. We have a different kind of the geographical features in our India country. So Mughal period or the Sultanate period, the India country are divided with the geographical condition, but the term has also been applied at other times for the entire Indian subcontinent. In Sanskrit literature, the country is called the Bharat. The Indian constitution uses both India and Bharat to describe the country. After here is given that the other term also applied in other time for an entire Indian subcontinent. यानी जैसे जैसे दिन जैसे जैसे पैसेज ऑफ टाइम होता गया वैसे वैसे इंडिया कंट्री के लिए और इंडिया सबकंटिनेंट के लिए एक ही नेम टर्म यूज
किया गया। स्पेशली संस्कृत लिटरेचर में एक कंट्री को यानी इंडिया कंट्री को क्या नाम दिया गया है, भारत। एंड आफ्टर दैट जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यानी हमारा जो इंडिया का संविधान है उसमें हमारे भारत के लिए इंडिया, भारत और इंडिया ये दोनों नेम भी यूज़ किए गए हैं। नाउ द भारत टू डिस्क्राइब द कंट्री यानी भारत ये हमारी कंट्री को डिस्क्राइब करता है। एंड फॉर द अंडरस्टैंडिंग वी ऑल्सो यूज अ नेम ऑफ इंडिया फॉर नेम ऑफ इंडिया। नाउ वी विल सी द हिस्ट्री टोटल introduction of a medieval period. In our next video we will see that the sources of history. It means that in a medieval period which kind of the sources of history we have found it, and we studied for that understanding the history. I hope you have to be understood a introduction of this medieval period. So thank you.